बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज खान साहब ने अपनी आज़ादी तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। मियांवाली से इसका आगाज़ हुआ और लोगों का हजूम देखने के काबिल था, और जिस तरह के जलसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के हुए, बिल्कुल उसी तरह के मनाजिर थे। सख्त गर्मी के बावजूद लोग पहुंचे हैं और खान साहब ने अपनी तकरीर में जिस तरफ इशारा किया कि लोकल हैंडलर्स, इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से जो बात की है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और पहली दफ़ा लोकल हैंडलर्स का जिक्र किया गया, यानी वो लोग जो अमेरिका और फिर यहाँ पर जो लोग इनको हैंडल कर रहे थे। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर राय साहब, एक जलसा आज और भी हुआ है और मरीम नवाज़ का ये जलसा था, इसे जलसा कहना चाहिए, एक कॉर्नर मीटिंग कहनी चाहिए। और फिर जो उन्होंने एक बात कही खान साहब के हवाले से, ये खान साहब के हवाले से नहीं थी, बल्कि इन्होंने एक डायरेक्ट अटैक किया है पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, और वही वतीरा जो इनका हमेशा से रहा आज हमें एक बार फिर देखने में नज़र आया। उन्होंने कहा कि जब जिस तरह इमरान खान साहब बेफैज़ हुए, उनकी हुकूमत धड़म से गिर गई, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। राय साहब, तीसरी इम्पॉर्टेंट ख़बर, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं। इस बयान के बाद यकीनन वो जाग भी रहे थे और अब कभी नहीं सोएंगे, और वहाँ पर क्या खबर है ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब ने लोकल हैंडलर्स की बात की है। हम पिछले 1 माह से, जब से ये हुकूमत गई है, ये सुनते आए, और अब यकीनन ये हुकूमत भी मान रही है, कमीशन बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान के इदारों ने भी गाए बगाए DGI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे, मुताखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और फिर उसको इंडोर्स भी किया गया। लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने लोकल हैंडलर्स का जिक्र किया। इससे पहले खान साहब, राय साहब कह चुके हैं कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव तो मैं था। ये किससे बात कर रहे थे? और अब उन्होंने कहा कि लोकल हैंडलर्स। राय साहब, ये लोकल हैंडलर्स कौन से हैं? आपके पास तो नहीं है कहीं, जिस शहर में आप हैं? देखिए आशवी साहब, इमरान खान साहब ने 3 सवालात पूछे हैं और तीनों सवालात का रुख इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, फ़ौजी क़यादत की तरफ है। आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि खान साहब ने ये तीनों सवालात फ़ौजी क़यादत से पूछे हैं, और जिस वक्त वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लोकल हैंडलर्स, तो लोकल हैंडलर्स कौन हो सकते हैं? कौन मकामी तौर पर शहबाज शरीफ को हैंडल कर रहा था? कौन आसिफ अली जरदारी को हैंडल कर रहा था? कौन हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, जिसको बाप कहा जाता है, उसको कौन हैंडल कर रहा था? काफ लीग में से 2 लोग निकले, उनको कौन हैंडल कर रहा था? तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बहुत ज़्यादा अहम है कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बस में अगर होता इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना, तो ये पहले साल जब फजलुर रहमान का धरना इस्लामाबाद आया था, जिसमें मज़हब कार्ड भी इस्तेमाल किया गया था, अंसारुल इस्लाम जैसी शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामाबाद में आके डेरे लगाकर बैठ गई थी, और उस वक्त ये रेड जोन में जा सकते थे नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर फजलुर रहमान के साथ चली जाती, और उस वक्त ये हुकूमत गिरा सकते थे। लेकिन ये हुकूमत गिराना कोई शहबाज शरीफ के, फजलुर रहमान के या आसिफ अली जरदारी के बस में नहीं था। ये हुकूमत गिराना सिर्फ उनके बस में था जो हमेशा से हुकूमतें बनाते आए हैं और हुकूमतें गिराते आए हैं। अब खान साहब 2 बातें जो कर रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है। एक तो खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे लास्ट ईयर जुलाई में पता चला था कि मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश शुरू हो गई है। वो साजिश अंदरूनी भी थी और बैरूनी भी, यानी कुछ अंदरूनी अनासिर थे और वो बैरूनी साजिश के ज़रिए इस हुकूमत को गिराने के लिए एक हिकमत अमली पर उन्होंने काम शुरू कर दिया था। अब उसके बाद खान साहब कहते हैं कि मैंने ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद को अभी पोस्ट आउट ना किया जाए, और जाहिर है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उनका ये आइनी इख्तियार था, आइनी इस्तेकाक था। लेकिन खान साहब ने अब पहली मरतबा ये इंकशाफ किया है कि उन्हें ये मैसेज दिया गया, उन्हें ये पैगाम दिया गया कि नहीं, जनरल फैज़ हमीद को हमने पोस्ट आउट करना है और उनको पेशावर भेजना है। अब खान साहब कहते हैं कि मैं 2 वजूहात थी कि जनरल फैज़ हमीद को मैं नहीं भिजवाना चाहता था पेशावर,
और DGISI के ओहदे से उनको तब्दील नहीं करना चाहता था। उसमें एक वजह यह थी कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल नई पैदा हुई थी उसके असरात पाकिस्तान पर आने थे, और वो असरात पाकिस्तान पर आए भी। हमारे कई फ़ौजी शहीद हुए हैं अफ़गानिस्तान में, जो एक नई सूरत हाल पैदा हुई। अब चूँकि अफ़गानिस्तान का सारा जो मामला था वो इससे पहले आपके साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद हैंडल कर रहे थे, और जो दोहा में मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी जनरल फैज़ हमीद मौजूद थे। एक तो वो जनरल फैज़ हमीद को इसलिए बरकरार रखना चाहते थे, दूसरा खुद खान साहब ने कहा कि मैं इसलिए भी बरकरार रखना चाहता था कि इंटेलिजेंस चीफ किसी भी हुकूमत की आंख और कान होता है, और वो अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से चीफ एग्जीक्यूटिव को, प्राइम मिनिस्टर को आगाह करता है, क्योंकि DGISI किसी भी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, उसकी रिपोर्टिंग लाइन प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो वो अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर को बर वक्त आगाह करता है। और उनका तासुर ये था कि अगर जनरल फैज़ हमीद DGISI बरकरार रहते, जिनको इमरान खान साहब सर्दियों तक बरकरार रखना चाहते थे, सर्दियों के अख्ताम तक, तो फिर ये जो अंदरूनी और बैरूनी साजिश का मिलाप हुआ, इसके मुतल्लिक वो बर वक्त इमरान खान साहब को आगाह करते रहते और इस साजिश को रोकने के लिए अपना किरदार भी अदा कर सकते। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि जाहिर है कि इंटेलिजेंस चीफ का तो मकसद ही ये होता है कि इस तरह की बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए वो अपने वसाइल भी इस्तेमाल करे, अपना जो किरदार अदा कर सकता है, अपने इदारे का किरदार जो अदा कर सकता है, वो किरदार अदा किया जाए। तो एक तो अब ये वाज़े हो गया कि जनरल फैज़ हमीद की जो पोस्टिंग हुई, अगरचे इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनकी मर्ज़ी के बगैर उनको, जनरल फैज़ हमीद को पेशावर का कोर कमांडर तैनात किया गया, और एक प्राइम मिनिस्टर को उसका आइनी हक इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। या आप ये कह सकते हैं कि खान साहब ने कुछ टाइम के लिए ये जता तो दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरा हक है कि मैं DGISI की तैनाती करूँ, इसलिए उन्होंने DGISI के नोटिफिकेशन में कुछ ताख़ीर तो की, लेकिन अल्टीमेटली फ़ौज जैसे इदारे का वक़ार बरकरार रखने के लिए, उसका एहतराम बरकरार रखने के लिए खान साहब ने इसे ईगो का इशू नहीं बनाया, इसके बावजूद कि उनको पता था कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। और ISPR ने जो एलामिया जारी किया था उसके मुताबिक फिर बाद में पोस्ट आउट कर दिया जनरल फैज़ हमीद को। अब ये जो खान साहब ने जलसा किया है, इसमें आप पहले ये देखें कि जब वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मीर जाफ़र और मीर सादिक, तो मीर जाफ़र और मीर सादिक के अल्फाज किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोकल हैंडलर्स के अल्फाज किन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर शीरी मज़ारी ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की मिनिस्टर रही हैं, खान साहब के बहुत करीब भी हैं, वो तारीक साए जैसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। तो ये तमाम जो इस्तारे इस्तेमाल होते हैं, अब कोई इसको ढके छुपे अल्फाज में कहे, कोई खुले अल्फाज में कहे, ये तमाम इस्तारे इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत है उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब खान साहब जो इस्तारे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर वो कोई धमकी भी नहीं दे रहे, फ़ौज को तकसीम करने की भी कोशिश नहीं कर रहे, कोई इस तरह का भी तासुर नहीं दे रहे कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई महाजराई करना चाहते हैं। वो सिर्फ ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं आवाम को और फ़ौजी क़यादत को कि चलें, अगर अमेरिका से दबाव आ गया था, चलें अमेरिका की जानिब से कोई ऐसी धमकी आ गई थी जिसके नतीजे में आप वक्ती तौर पर मरूब हो गए, तो अब भी आपके पास वक्त है कि अपनी गलती सुधार लें। अगर आप अपनी गलती नहीं सुधारेंगे तो मेरा नुकसान नहीं होगा, इदारे का नुकसान हो जाएगा, इस मुल्क का नुकसान हो जाएगा। जाहिर है कि जब इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे, ये इंतशार, ये तकसीम फैलेगी, और फिर ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको 22 करोड़ लोग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, इस वक्त कोई भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आवाम को तो एक तरफ छोड़ दें, जो आपके रिटायर्ड जनरल्स हैं जो मुसलसल बयानात दे रहे हैं बिल्कुल खामोश नहीं है। अब तो जनरल गुलाम मुस्तफ़ा जो हैं, उन जैसे जनरल्स जो खामोश तबाह समझे जाते थे, वो भी बयानात दे रहे हैं। अब तो उन्होंने मरियम नवाज़ के जलसे पर और इमरान खान साहब के जलसे का कंपैरिजन करते हुए भी बयान दिया है, जनरल फैसल मुश्ताक ने भी बयान दिया है। तो वो भी अब ये बयानात दे रहे हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत की
और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के करप्ट टोले की एक्सेप्टेंस नहीं है आवाम में। तो इसलिए जिद ना करें, एक गलती हो गई, चलें हो गई। खान साहब कहते हैं कि आगे चलें, क्योंकि वो गड़े मुर्दे आप उखाड़ते रहेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, कौम का नुकसान होगा। अब आगे चलें, और आगे चलने का तरीकाकार ये है कि आप इलेक्शन करवा दें। खान साहब ये नहीं कह रहे कि आप मुझे बिठा दें दोबारा से प्राइम मिनिस्टर की सीट पे। फिर खान साहब सवाल ये भी कर रहे हैं कि हमारे सफ़ीर को जब वाशिंगटन बुलाया गया और ये कहा गया, हमारे वाशिंगटन में सफ़ीर को जब मुलाकात के लिए बुलाया गया तो ये कहा गया कि इमरान खान को हर सूरत में हटाना है। तो वो ये सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर अमरीकी किससे मुखातिब थे? वो मुझसे तो मुखातिब नहीं हो सकते थे, वो हमारी हुकूमत से तो मुखातिब नहीं हो सकते थे। फिर अमरीकी किससे मुखातिब थे और किसको कह रहे थे कि इमरान खान को हर सूरत हटाओ, अगर ना हटाया तो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब इसके अंदर भी जाहिर है कि इशारे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी कुव्वत हो सकती है जो कि हुकूमत को हटा सकती है। अगेन शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तो नहीं हो सकते, इसलिए खान साहब का इशारा बड़ा वाज़ेह था। फिर खान साहब ये कहते हैं, क्योंकि उनको कुछ पैगामात पहुंचाए जा रहे थे कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, अगर लॉन्ग मार्च करना भी है तो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो, फैज़ाबाद तक रहें, और अगर इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं तो पार्लियामेंट की जानिब ना जाएं, और अगर पार्लियामेंट की जानिब जाते भी हैं तो धरना ना दें, और अगर धरना देते हैं तो लंबा धरना ना दें। यानी मुख्तलिफ किस्म के पैगामात खान साहब को इधर उधर से पहुँचाए जा रहे हैं, और इनडायरेक्टली कुछ यकीन दहानियाँ भी कराई जा रही हैं कि फिर अगले इलेक्शन में आपके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा हो जाएगा, एक मस्बत माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन खान साहब ने दो ऐलान बड़ी क्लैरिटी के साथ कर दिए। एक तो उन्होंने कहा कि मैं 20 मई से उसके बाद किसी भी वक्त ऐलान कर दूंगा इस्लामाबाद की जानिब गुलामी नामंजूर मार्च, जिसका नाम रखा गया है, इस मार्च का ऐलान मैं 20 मई के बाद किसी भी वक्त कर दूंगा और तारीख का तयन कर दूंगा, बता दूंगा कि इस तारीख को ये लॉन्ग मार्च होगा। दूसरा, खान साहब इस बात पर कायम हैं कि जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होता, इलेक्शन से कम कोई चीज़ कबूल नहीं की जाएगी। यानी ये जो कभी साकिब निसार के ज़रिए पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, कभी शेख रशीद के ज़रिए पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, ये खान साहब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस्लामाबाद में धरना होगा, और ये जो धरना होगा ये आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के सामने होगा, और उस वक्त तक ये धरना ख़त्म नहीं होगा जब तक कि इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता। अब दो मामला तो खान साहब ने उसमें बिल्कुल क्लैरिटी रख दी। तीसरा मामला ये था जहां उन्होंने इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस को मुखातिब किया, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी अमेरिका के धमकी आमेज मरासले के मुतल्लिक, जो कि एक बहुत वाज़े तौर पर उसमें लिखा हुआ था कि इमरान खान को हटाओ वरना नताइज के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन चीफ जस्टिस ने चूंकि उस मरासले को पढ़ना बॉदर ही नहीं किया, पढ़ने की जहमत ही गवारा नहीं की, और आधी रात को अदालत भी खोल कर बैठ गए, रात 12 बजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सिर्फ इस मफरूज़े पर खुल गई कि कहीं इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ ना कर दें, यानी सिर्फ इस मफरूज़े पर एक पटिशन गई, और आधी रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अब खान साहब ने चीफ जस्टिस से और अदालतों से सवाल ये किया कि रात 12 बजे आपने अदालत खोल ली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खोल ली, सुप्रीम कोर्ट को भी खोल लिया, तो ये जो सिंध हाउस में मंडी लगी थी, और फिर उन्होंने चैलेंज किया कि पूरी दुनिया का जो निज़ाम अदल है उसका मुताला कर लें, कहीं पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि कोई एक रुकन एक पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुआ हो, उसके बाद वो सरेआम उस पार्टी से बगावत करे, पैसे पकड़े दूसरी पार्टी से, और कैमरों के सामने आकर कहे कि मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूँ, दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, और अपनी ही हुकूमत को मैं गिरा रहा हूँ, उस पार्टी की हुकूमत को गिरा रहा हूँ जिसके टिकट पर मुंतखब होकर वो असेंबली में आया था। तो खान साहब ने सवाल किया कि ये गैर आइनी काम अदालत को नज़र नहीं आया, इस पर चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस नहीं लिया। चलें, उन्होंने खुद अज खुद नोटिस नहीं लिया था, तो जो सदारती रेफरेंस गया था, जो हुकूमत लेकर गई थी, कम से कम उसके ऊपर तो बर वक्त फैसला कर देते। तो खान साहब ने कहा कि इनको तो आपने डिसक्वालीफाई नहीं किया, इसको तो आपने गैर आइनी अमल करार नहीं दिया,
और हम जो एक आईनी अमल बता रहे थे कि ये एक अमरीकी साजिश के ज़रिए हुकूमत गिराई जा रही है, हम एक आईनी उसका जवाब पेश कर रहे थे कि ये गैर कानूनी है, लेकिन हमारे आईनी जवाब को नहीं माना गया। दूसरी जानिब जो लाकानूनियत थी, जो एक गैर आईनी काम किया जा रहा था, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं लगाई गई। उसके बाद खान साहब दोबारा से फौजी क़यादत से मुखातिब हुए। अब कुछ लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि ताकतवर हलकों से मुखातिब हुए या इस्टेब्लिशमेंट से। असल में बात यही है कि खान साहब फौजी क़यादत से मुखातिब थे, अगर आप इसको ज़रा साफ अल्फाज में कहने की जुर्रत रखें। तो खान साहब ने कहा कि जब भी हक और बातिल का मार्का होता है, जब सच और झूठ का मुकाबला होता है, तो अल्लाह का हुक्म यह है कि आप हक के साथ और अच्छाई के साथ खड़े हो जाएं और न्यूट्रल ना रहें, क्योंकि न्यूट्रल जो है वो तो जानवर होता है, इंसान किसी भी सूरत न्यूट्रल नहीं रह सकता। अब आप बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही ये कहा था, हमारी फौजी क़यादत ने कहा था कि हम इस पूरी सूरत हाल में न्यूट्रल रहेंगे, तो खान साहब अब ये कह रहे हैं कि कोई भी इंसान न्यूट्रल नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात इसी बुनियाद पर बनाया है कि उसके अंदर सोचने की, समझने की सलाहियत रख दी है, सोचने समझने परखने की सलाहियत रख दी है। तो इस वक्त अगर आप कंपैरिजन कर लें, आप कंपैरिजन कर लें कि एक तरफ ये 14 जमातों का करप्ट टोला, जिनके ऊपर अदालतों में केसेस साबित हो चुके हैं, जिनको पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों ने मफरूर, इश्तहारी, भगोड़े करार दिया, जिनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने लगी थी, उनको उठाकर बिठा दिया गया हुक्मरानी पर। और 30 साल ये पहले भी हुक्मरान रहे। कोई पहली दफ़ा इनको टेस्ट कर रहे होते तो चलें, फिर भी आप कहते हैं कि एक मार्जिन ऑफ डाउट है। ये 30 साल पहले भी इन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, और फौज के खिलाफ भी साजिशें की, रियासत के खिलाफ भी साजिशें की, इसके साथ साथ मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, तो उन्हीं को बिठा दिया। तो अगर आप कंपैरिजन करें कि इनका और इमरान खान साहब का एक सियासी मुकाबला था, तो इस मुकाबले के अंदर जहां पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश हो रही थी, एक बैरूनी साजिश, तो क्या हमारी फौजी क़यादत को न्यूट्रल रहना चाहिए था या अपना किरदार अदा करना चाहिए था? क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट को न्यूट्रल रहना चाहिए था या अपना किरदार अदा करना चाहिए था? क्या इलेक्शन कमीशन को इन लोटों के मामले में न्यूट्रल रहना चाहिए था या अपना किरदार अदा करना चाहिए था? तो ये खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस से रुखसती के वक्त जो आखिरी बात की थी कि पहले ये चेक कर लें कि इस निज़ाम के अंदर कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ काम नहीं कर रहा। 100% दुरुस्त बात थी कि पूरा निज़ाम इमरान खान साहब को हटाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो गया था। इस निज़ाम के तमाम स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका मफाद था और वो खान साहब को गिराना चाहते थे। इसलिए खान साहब अब ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो न्यूट्रल का एक एक्सप्रेशन है, ये तो किसी भी सूरत पर आप इसको कोई जायज़ नहीं कह सकते। फिर एक और सवाल DGISPR से, जाहिर है कि शीरी मज़ारी भी कर रही हैं DGISPR से सवाल, तो कुछ सवालात अवाम भी कर रहे हैं इस वक्त DGISPR से, और हम भी इस प्लेटफॉर्म से और बाकी लोग भी कर रहे हैं कि जिस दिन ये हुकूमत आई थी शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत, तो DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, डॉलर का रेट कुछ नीचे आ गया, ये भी एक तरह से माशी इस्तेहकाम लगता है। लेकिन अब 1 महीना गुजर गया इस हुकूमत को, डॉलर रिकॉर्ड सतह पर चला गया, बिजली 186 जी बिजली 3 दफ़ा 1 महीने के अंदर महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई। तो अब आप बताएं कि शुक्रिया किसका अदा करना है? शहबाज शरीफ की हुकूमत का शुक्रिया अदा करना है या शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों का शुक्रिया अदा करना है? यानी पहले तो एक केस ये बनाया हुआ था मीडिया ने और इसी तरह कुछ और लोगों ने और कुछ हलकों ने कि महंगाई बढ़ी है और खान साहब महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। खान साहब ने निचले तबके को तो रिलीफ दिया हुआ था, जो आलमी फिनोमेना था महंगाई का, एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ था। जाने से पहले 4 महीने पहले उन्होंने पेट्रोल की कीमतों को फ्रीज कर दिया, बिजली की कीमत में 5 रुपये फी यूनिट कमी कर दी, मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ा दी, पनाहगाहें बना दी। तो खान साहब तो जो सबसे ज़्यादा इस आलमी फिनोमेना से मुतासिर हो रहे थे महंगाई के,
उस पर तो खान साहब ने उस तबके को रिलीफ भी दे दिया था, और कोविड जैसी बीमारी जो 1918 के बाद अब 2019 में आई, कोविड-19, 101 साल के बाद इतनी लीथल बीमारी, तो उस चैलेंज से निपटने के बावजूद खान साहब ने मईशत को इतने अच्छे तरीके से चलाया, कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं था, और इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का केस लड़ा, इस्लाम का केस लड़ा। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को हटाने वाले अनासिर जो हैं, उन्होंने इस कौम के साथ क्या कुछ कर दिया। मतलब ये सोचने वाली बात है, ये सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इमरान खान जैसे हुक्मरान को हटाकर किस किस्म के हुक्मरान ज़बरदस्ती 22 करोड़ लोगों पर मुसल्लत कर दिए गए। और आप ये देख लें हाशमी साहब कि इस हुकूमत की कबूलियत के मामले पर कि इस वक्त मुल्क में कोई एक भी तबका फ़िक्र ऐसा नहीं है कि जहां इस हुकूमत की कबूलियत हो, और इस हुकूमत के लिए और इस हुकूमत के जो हामी हैं और ये जो लोटे होकर इस हुकूमत में शामिल हुए थे, इनके लिए तो पब्लिक प्लेसेस पर निकलना मुश्किल हो गया है। यानी लोगों में इतना जहर भरा हुआ है, इतनी नफरत भर गई है इनके लिए कि इनके लिए तो पब्लिक प्लेसेस पर निकलना मुश्किल हो गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फौज के अंदर से जो सेंटिमेंट आ रहा है, उससे पता चलता है कि इदारे भी इस वक्त दबाव में हैं। इदारे ये भी महसूस कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही गलत काम हो गया है, और इदारों से मुराद ये है कि जो ऐसे लोग फैसला साजी में शामिल नहीं थे, यानी ये जो फैसला हुआ खान साहब की हुकूमत गिराने का, इस फैसला साजी में शामिल नहीं थे, तो वो फौजी ऑफिसर भी अब एक बेचैनी का शिकार हैं, एक इज़्तिराब का शिकार हैं, और उस इज़्तिराब का और उस बेचैनी को एक्सप्रेस करते हैं, उसका इजहार करते हैं ये आपके जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, जो आप खुलेआम बयान दे रहे हैं दबाव के बावजूद। राजा साहब, ये तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, आर्मी चीफ क्या सोच रहे हैं, और इस वक्त क्या हो रहा है। खान साहब का बयानी ऑब्वियसली इस वक्त लोगों में मकबूल भी हो रहा है, और आने वाले दिनों में भी हमें इसमें मज़ीद मकबूलियत में इजाफा नजर आएगा। लेकिन राय साहब, हैविंग सेड दैट, आज एक और जलसा भी हुआ मरीम नवाज़ का, और उन्होंने क्या कहा, मैं ये चाहूँगा कि इस पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, और फिर आपसे जानेंगे कि ये क्यों इस तरह का एक दोबारा से कन्फ्रंट्रेशन की तरफ नून लीग यानी नवाज शरीफ की फैमिली और वो खुद जा रहे हैं, उनकी बेटी जा रही हैं, जबकि शीन लीग यानी शहबाज शरीफ साहब इस वक्त हुकूमत में क्या सोच रहे हैं। ये कहती हैं कि बेफैज़ होते ही इमरान हुकूमत धड़म से नीचे आ करी। अच्छा, वो क्यों ये कह रही हैं? ये कहती हैं कि एक तकर्री क्या हुई, इमरान खान की आंखें बंद भी गई, कान भी गए, बेफैज़ होते ही इमरान हुकूमत धड़म से नीचे आ गई। और फिर उन्होंने और भी मज़ीद बातें कही हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट राय साहब जो बात है उन्होंने ज़िक्र किया जनरल फैज़ के हवाले से भी, और फिर सारी बातें क्यों कर रही हैं, कन्फ्रंटेशन क्यों हो रही है, हुकूमत इसी ख़ानदान की है, तफरीक नज़र आती है क्या, या फिर ये गुस्सा है। क्योंकि राय साहब हमें नहीं भूलना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट का एक बेंच टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा टूटा, और फिर चौथे ने इनकार कर दिया, वापस दरख्वास्त चली जाती है, और फिर जो ख्वाहिश थी कि वो भी मुल्क से बाहर जा सके वो पूरी नहीं हुई। आपको लगता है कि ये उस गुस्से का नतीजा है? आर्मी भी सोच रही है, क्योंकि प्रेशर है, अदालतें अंडर प्रेशर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर, और ये मुत्तहिदा हुकूमत भी अंडर प्रेशर, वो नताइज नहीं मिल सके मरीम को जो वो चाहती थी। जिस तरह उनकी हुकूमत बनी और जिस तरह उन्होंने इस्तकबाल किए शहबाज शरीफ के, और जिस तरह आगे बढ़ चढ़ के कहना नहीं चाहती थी लेकिन कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, गुस्सा है अदालतों के ऊपर, गुस्सा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे। और ये भी बताएं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बोलती क्यों नहीं है कुछ। इससे पहले भी फैज़ हमीद साहब को डी नोटिफाई करने की खबरें जो सच्ची थी झूठी थी उन्हें फैलाया गया, लेकिन कोई किसी लेवल के ऊपर कोई इसकी तरदीद नहीं आई। देखिए हाशमी साहब, अब तो ये फ़ौज का और ISPR का एक तरह से इम्तहान भी है, क्योंकि इससे पहले ये इतलात आई थी कि FIA ने कुछ PTI के सोशल मीडिया वर्कर्स को पकड़ा, कुछ और भी लोग ऐसे थे जो ट्वीट्स वगैरह कर रहे थे, गिले शिकवे कर रहे थे, अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, उनको भी पकड़ा गया। अब मरियम नवाज़ ने तो किसी जाली नाम से कोई ट्वीट नहीं की, इससे पहले तो ये करती थी कि अपना जो सोशल मीडिया सेल है उनके जो जाली अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए फ़ौज के ख़िलाफ़ जहरीली मुहिम चलाती थी, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी चलाती थी, जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ भी चलाती थी, और पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाती थी, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर ये जो ट्रेंड फ़ौज के ख़िलाफ़ चलता था वो नोटिस हो, और फिर जब वो नोटिस में आए तो फिर
हेडलाइंस बने इंडियन मीडिया में भी, वेस्टर्न मीडिया में भी, पाकिस्तान की आर्मी के मुतल्लिक। तो उस वक्त भी जो मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया जब ये सब कुछ चला रहा था, तो उस वक्त तो इदारों ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। जिस वक्त मियां नवाज शरीफ ये कह रहे थे कि हम जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे, उस वक्त भी नून लीग के लोगों के खिलाफ किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन अब तो मरियम नवाज खुलेआम कह रही हैं, खुलेआम इतने बड़े जलसे में एक कोर कमांडर जो सिटिंग कोर कमांडर है, इस वक्त पेशावर में तैनात है, इससे पहले DGISI रहा, अगले आर्मी चीफ के लिए पोटेंशली 5वें नंबर पर है सीनियरिटी लिस्ट में, इस वक्त 5वें नंबर पर है। यानी पाकिस्तान आर्मी के जो 5 सबसे सीनियर जनरल्स हैं उसमें ये जनरल फैज़ हमीद शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करना, उनके खिलाफ सरेआम जलसे में इस तरह की बात करना, तो क्या इदारों को इस पर नोटिस लेना चाहिए, फ़ौज को इस पर नोटिस लेना चाहिए? ये अब इदारों का और हमारी फ़ौज का और ISPR का एक आप कह लें कि इम्तहान भी है, और लोगों की ये एक्सपेक्टेशन भी है कि मरियम नवाज़ के इस बयान का नोटिस लिया जाए। दूसरा, एक बात मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर की थी कि मरियम नवाज़ जो है ये असल में इमरान खान साहब की मदद करेंगी, क्योंकि मरियम नवाज़ जैसी एक आप कह लें कि तबीयत रखने वाली जो खातून हैं, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकें। इनकी इस वक्त फ्रस्ट्रेशन ये है कि शहबाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज बन गए, लेकिन मैं खुद नाअहल हूँ, यानी मरियम नवाज़ नाअहल हैं, मेरे वालिद मियां नवाज शरीफ वो भी नाअहल हैं। तो हमारी सियासत का क्या बनेगा, और हमारे मुतल्लिक ये जो डील हुई उसमें हमारे लिए क्या रिलीफ रखा गया? यानी असल में उनको इस वक्त जो कोफ्त है, जो अजियत है, वो इस हवाले से है क्योंकि उन्होंने बाहर जाने की भी कोशिश की थी और मियां नवाज शरीफ को फ़ौरन वतन वापस लाने की भी कोशिश की थी, और उनका ख्याल था कि बिल्कुल कोई 2-4 दिन में मियां नवाज शरीफ की नाअहली भी ख़त्म करवा दी जाए और मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। इसलिए आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये अभी जनरल फैज़ हमीद पर तनकीद कर रही हैं। 2-3 माह गुजरेंगे कि जनरल बाजवा, जिनके मुतल्लिक इस वक्त नून लीग बड़े अच्छे जज्बात का इजहार करती है, दोबारा से जनरल बाजवा के खिलाफ भी इनकी कैंपेन 2-3 महीनों के बाद शुरू हो जाएगी। और हाशमी साहब, इस जलसे के ऊपर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। ये जो मरियम नवाज़ का जलसा था, इसकी कुछ वीडियोज़ इस वक्त वायरल हैं, और उन वीडियोज़ को हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जाकर ट्विटर पर देखें। कुछ लोग हमें गिला शिकवा करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर भी, मेरे अपने प्लेटफॉर्म पर भी, आपके प्लेटफॉर्म पर भी, कि हम वीडियोस जो हैं वो साथ चलाते नहीं हैं। वीडियोस इसलिए नहीं चला सकते सारी वीडियोस के, एक तो कॉपीराइट्स का इशू होता है, जाहिर है कि यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आप ट्विटर पर जाकर ये वीडियो सर्च करें मरियम नवाज़ के जलसे की, तो पता चलता है कि ये एक छोटी सी जलसा गाह है। इस जलसा गाह का चौथा हिस्सा भी नून लीग नहीं भर सकी। उसके बाद अब अंदर की इतलात ये हैं कि मरियम नवाज़ ने असल में इस जलसे को रखा ही इसलिए था कि खान साहब ने मियां वाली में जलसे का ऐलान किया था, और इनका ख्याल ये था कि मियां वाली तो कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो वहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्राउड नहीं आएगा, और हम अपनी तमाम सरकारी मशीनरी को, तमाम सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा जलसा करेंगे और फिर ये तासुर देंगे कि देखें अवाम हमारे साथ हैं। लेकिन हाशमी साहब, 7:30 बजे तक वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भी लोग नहीं थे, यानी सिर्फ दर्जनों की तादाद में लोग थे। आप वो वक्त भी देख लें, हमारे जो सार्फिन हैं ट्विटर पर सर्च करके वो वीडियोस भी देख लें। इससे अंदाज़ा होता है कि वफाक में हुकूमत आपकी, पंजाब में हुकूमत आपकी, तमाम इदारे आपके साथ, लेकिन उसके बावजूद आप वहाँ पर एक छोटी सी जलसा गाह को नहीं भर सके। और खान साहब दूसरी जानिब, जो कि हुकूमत तो एक तरफ, ऑपोजिशन का भी हिस्सा नहीं है क्योंकि कौमी असम्बली से इस्तीफे दे चुके हैं, तमाम इदारे उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, पूरा निज़ाम उनके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अवाम कितनी बड़ी तादाद में निकले। तो ये एक लेसन है, और एक आप कह सकते हैं कि जनरल फैसल मुश्ताक का जो ताज़ा तरीन बयान आया है, उन्होंने कहा कि हमारे इदारों को भी इन 2 जलसों को कंपेयर करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि अवाम के अंदर असल में किसकी एक्सेप्टेंस है
और खान साहब का जो बयानिया है, जो जाहिर है कि एक हक सच का बयानिया है, वो किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और मरियम नवाज का जो बयानिया है, जो कि जाली ट्रस्ट डीड के ऊपर खड़ा हुआ है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से बने हुए शाही महलात के ऊपर खड़ा हुआ है, उसको लोगों ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और मुकम्मल फ्लॉप ये जलसा हुआ है। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज का शो था, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।